हिमांशु जी, एग्जाम ट्रेजी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। आप जो है अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज दे दीजिए। आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, और फिर ये प्रिपरेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने। जी सर, सर मेरा नाम हिमांशु है जैसा आपने बताया। और मैं हरियाणा से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से है, जिसमें मैंने बीए प्रोग्राम किया हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन के साथ। और ये जर्नी मैंने दिसंबर में शुरू किया जेएनयू का। और मेरा पहले से ही टारगेट था कि मुझे जेएनयू ही जाना है और एमए ही करना है और कॉलम में ही जाना है। तो मैंने तभी से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और दिसंबर से शुरू किया इस प्रिपरेशन को। तो आपके पास तो दोनों ऑप्शन थे, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस आपने क्यों चूज किया। यस सर, एक्चुअली शुरू से मन था कि पॉलिटिकल साइंस में जाने का, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कि नहीं हो पाया मेरा। और तभी मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल लिया। और हिस्ट्री में भी मेरा ये था कि ट्वेल्थ में मेरे पास हिस्ट्री था नहीं, और मेरा इंटरेस्ट था कि मैं हिस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ अपनी तरफ से, कि मुझे देखना चाहिए कि मैं मेरा इसमें कितना इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए सर मैंने फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से कॉम्बिनेशन जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, तो मैंने पाया कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में है। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में ही करियर बनाना है। सो फिर आपने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे की, कब की, उसके लिए क्या क्या आपने किया। ये सर प्रिपरेशन का सर माइंड में पहले से था एक्चुअली। सेकेंड ईयर के एंड में आकर मेरा एकदम क्लियर था कि मुझे कॉलम ही करना है जेएनयू से। और तब मैंने थोड़ा अपने सीनियर से पूछा और इधर उधर से थोड़ा एक्सप्लोर किया इंटरनेट से, अलग अलग जगह से। और देन आई डिसाइडेड कि मैं दिसंबर से थर्ड ईयर आई गेस फिफ्थ सेम के बाद, राइट आफ्टर द एग्जाम ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर, आई थॉट कि मुझे अब इसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हम्म। सो इसके लिए सबसे पहले चैलेंज आपको क्या लगी। देखिए, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा अंडर ग्रेड में, तो इन टर्म्स ऑफ बुक्स की अगर बात की जाए, नोट्स की बात की जाए, या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते, इसका तो एक रफ आइडिया आपको होगा ही। यस। लेकिन फिर भी एक लगता है कि हाँ, प्रिपरेशन करनी है, एक चैलेंज है। चैलेंज इसलिए क्योंकि पहले आपने जो है सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया है, अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो इसके लिए आपने क्या चेंजेस किए जो प्रिपरेशन हो सके। सर पहला तो यही था कि सिक्स सेमेस्टर भी था और साथ में प्रिपरेशन को भी शुरू करना था। और जिस हिसाब से मैंने देखा पिछले साल का जो सीयूटी का एग्ज़ाम था, सबसे पहले वही देखा। और जिस प्रकार से इंडियन पॉलिटी ने सबको डराया एक तरीके से, कि जिस लेवल का वो इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन पूछा था, तो एक माइंड में असमंजस हुआ कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें, मतलब कहाँ से शुरू करें एक्चुअली, कि लक्ष्मीकांत पढ़े या कैसे पढ़े, कैसे शुरुआत करें। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि और सिक्स सेमेस्टर के साथ भी इसको बैलेंस करना। वो बात ठीक है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, बट आल्सो हिस्ट्री भी था मेरे पास, तो मेरे लिए डबल हो जाता है कि पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसको भी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यही चैलेंजेस जो थे शुरुआत में मुझे महसूस हुए। स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात है, स्टडी मटेरियल को लेकर मेरा माइंड काफ़ी हद तक क्लियर था। मतलब कुछ सीनियर्स का भी गाइडेंस था मेरे पास, और काफ़ी हद तक मतलब स्टडी मटेरियल के मामले में मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे यही स्टडी मटेरियल पढ़ना है और इसी पे स्टिक होकर काम करना है। तो इसके लिए अपने अपने जो है, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो नोट्स भी बनाए या फिर बुक से ही आपने पढ़ा। नहीं सर, नोट्स पक्का जरूर बनाया बुक से, बल्कि मैंने कम पढ़ा बिकॉज एक बेस तो पॉलिटिकल साइंस का था मेरे पास जो मैंने हम्म। अपना बीए की डिग्री में किया। बट नोट्स बहुत जरूरी थे सर, नोट्स ने बहुत हेल्पफुल किया, बहुत हेल्प किया। बल्कि बुक्स मैंने शुरू शुरू में थोड़ा पढ़ा, बट बाद में लगा कि भाई बुक्स बहुत टाइम टेकिंग है। और कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर, तो आई गेस बुक्स पे हम उतना ज़्यादा ध्यान ना देके एक पर्टिकुलर जिसे हम बोलते हैं क्रिस्प नोट्स पे ध्यान दे। तो वही मैंने बनाना शुरू किया अलग अलग जगह से, अलग अलग मटेरियल से, यूट्यूब से या अलग अलग सोर्सेज से। तो सर नोट्स का बहुत हेल्पफुल है, और बार बार नोट्स का ही रिवीजन किया। एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स मैंने नोट्स का रिवीजन किया बहुत अच्छे से, और वो काफ़ी मतलब मगअप हो गया था। मतलब जहाँ भी दिखा और बार बार उनको उनको रिवाइज भी किया, उनको एक तरीके से एक नया एडिशन नोट्स का भी रेडी किया, जैसे कि बाद में कोई नया एडिशन करना हो तो वो भी मैंने मतलब किया। हम्म। तो ऐसे सर नोट्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स प्रिपेयर किया मैंने। और इसके साथ साथ मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रीवियस पेपर्स आपने सॉल्व किया नहीं, और अगर किया तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स आपने सॉल्व किए। ये सर प्रीवियस ईयर तो सॉल्व किया सर, और प्रीवियस ईयर का ही सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहा इस एग्ज़ाम के लिए। जिस हिसाब से हमने देखा सीयूटी का पेपर इस बार का था,
उसको अगर हम देखें तो प्रैक्टिस जिसने अच्छे से किया है प्रीवियस ईयर का या कुछ भी मतलब क्वेश्चन बैंक है जो भी है प्रीवियस ईयर भी, तो आई गेस तभी वो इस पेपर को इस बार क्लियर कर पाया। और प्रीवियस ईयर सबसे पहले रहे मेरे हमेशा, राइट आफ्टर कवरिंग द होल सिलेबस मैंने प्रीवियस ईयर मैं शुरू कर दिया था, बल्कि पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट भी नहीं किया एक तरीके से। मतलब एक टॉपिक जैसे आईपीटी कंप्लीट हुआ तो आईपीटी के मैंने प्रीवियस ईयर में से उठा उठा के करने शुरू कर दिए थे उसी टाइम। तो ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर मतलब शुरू से ही रहा, प्रीवियस ईयर अराउंड फेब और जनवरी एंड में मैंने प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट कर दिया था लगाना। उसमें कोई लिमिटेशंस थे कि इन यूनिवर्सिटी का नहीं सॉल्व करना है या सारी यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करने हैं? सर लिमिटेशन कुछ नहीं होता, प्रीवियस ईयर आप जितना सॉल्व करो उतना बेहतर है। तो मैंने जितना हो सका उतना यूनिवर्सिटी का मतलब प्रीवियस ईयर जहाँ से भी मिला जैसा भी मिला मैंने सॉल्व किया। यही नहीं कि सिर्फ जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जेएनयू है, बीएचयू है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बल्कि मैंने और भी काफ़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, जिसमें एमडी रोहतक के काफ़ी अच्छे थे उनके प्रीवियस ईयर, वो मैंने सॉल्व किए, नेट से निकाल के वो निकाले थे मैंने किए थे। और ऐसे ही और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने सॉल्व किए थे। देखिए, एक ना क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हटके पूछ रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि सर जब क्वेश्चन पेपर बैठते हैं सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व नहीं होता है, और जब सॉल्व नहीं होता है तो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है, लगता है कि नहीं अब पढ़ाई नहीं होगी, मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो क्या वो फीलिंग या वो फेज आपके साथ भी थी, और अगर थी तो आपने कैसे एड्रेस किया उस चीज को? यस सर, ऑब्वियसली सर, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ये हुआ, काफी बार हुआ। बल्कि मैं अपने दोस्तों को फोन कर करके बोलता था भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब लगता नहीं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। मतलब काफी बार ऐसा हुआ सर कि प्रीवियस ईयर मतलब हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। तो अगर हम मान लो अगर बीएचयू का मैंने आज प्रीवियस ईयर सोल्व किया और कल मैं जेएनयू का उठाता हूँ, और फिर जो वो बीएचयू का सोल्व करते हैं वो थोड़ा इजीली हो जाता है सोल्व, उतना उसका लेवल ठीक होता है, बट जेएनयू का लेवल सबको पता है किस तरह का पेपर होता है, वो तो वही डीमोटिवेशन वहीं पे आ जाता है। तो हम्म। मैं क्या करता था, डीमोटिवेशन आते ही थोड़ा ब्रेक लेता था, जस्ट थोड़ा ब्रेक मतलब 15 मिनट्स में रुक जाता था कि भाई नहीं हो रहा, ये आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैं रुक जाता था और रिवाइज करता था दोबारा। जैसे डिमोटिवेशन आता था प्रीवियस सॉल्व करके, मैं आई यूज्ड टू रिवाइज इट, और उसको रिवाइज दोबारा उस टॉपिक से रिलेटेड रिवाइज करके दोबारा उस पेपर को फिर मैं रखता था दोबारा सॉल्व करने के लिए। तो ऑब्वियसली सर डिमोटिवेशन हर बार आता है, बहुत बार आता है, बल्कि बल्कि हर हफ्ते लगता है कि एक दिन तो आता है ये हफ्ते में कि हाँ लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा, स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, कैसे होगा, क्या होगा, और कुछ मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मैं और क्या करूंगा। तो सर यही सब चीजें ऑब्वियसली मेरे माइंड में आई थी, और इस तरीके से मैंने रिवीजन करके, नोट्स का रिवीजन करके दोबारा उसको पढ़कर ऐसे उसको सॉल्व करने का कोशिश किया, और उससे काफी इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। सो आपने हार हार गए लेकिन हिम्मत नहीं हारे, इसलिए वो आप प्रयास करते रहे, उसका फायदा हुआ है। यस सर, वही है सर, अब जब माइंड पहले से क्लियर हो ना कि ये चीज चाहिए तो बस करो उसको, चाहे जैसे करो। हम्म। चलिए अब आते हैं रोल ऑफ एग्जाम ट्रेजरी पे। तो एग्जाम ट्रेजरी से जो भी आपको कंटेंट मिला, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, तो वो कितना हेल्पफुल रहा? आपने उसको कैसे यूज किया, यूटिलाइज किया अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, या फिर आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को वो कितना स्ट्रेंथन किया या इनहेंस किया? यस सर, एग्जाम ट्रेजरी का काफी अच्छा रोल रहा। मैंने शुरुआत में मेरा क्लियर था कि मुझे बस ये 2-3 लिमिटेड सोर्सेज पे जाना है, इन दो एक दो जगह से मुझे रिसोर्सेज को उठाना और पढ़ना है। तो उसमें उनमें से एक एग्जाम ट्रेजरी का नाम मेरे पास था ऑलरेडी, जो मुझे अपना इधर उधर से सोर्सेज से पता चला। तो एग्जाम ट्रेजरी का सर मैंने 2500 वाला पैकेज लिया, जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक्स, प्रीवियस ईयर्स, यूजीसी नेट के पेपर्स भी और स्टडी मटेरियल भी, मतलब सब कुछ था उसमें, काफी अच्छा उसमें दिया हुआ है। तो एग्जाम ट्रेजरी सर मेन रोल रहा मेरा प्रीवियस ईयर्स में। मैंने प्रीवियस ईयर्स के लिए कोई और जगह नहीं देखी, ना मैंने ढूंढा। उसमें मेरे को 10 ईयर्स, बल्कि 10 ईयर्स से ज़्यादा के कुछ पेपर्स जैसे बीएचयू के मिले 2011 से 2010 के टाइम से, और काफ़ी मतलब सभी मिल गए थे, जेएनयू, मतलब जो भी मेन मेन यूनिवर्सिटी सबका मिल गया था, और डीयू भी, सभी यूनिवर्सिटीज़ का। और उसने मतलब सबसे ज़्यादा मेरा हेल्प किया, सबसे ज़्यादा। बल्कि मेरे को रात को नींद नहीं आती थी कभी कभी प्रिपरेशन के टाइम में, तो मैं दोबारा उठता था और लैपटॉप पे प्रीवियस से निकालता था एग्जाम ट्रेजरी से, एंड देन उसको मैं अपना कॉपी से सोल्व कर रहे 2-3 पेपर एक बार में करके फिर सो जाता था आराम से। तो सर मतलब मुझे इधर तो जाने की नीड नहीं पड़ी। मतलब एग्जाम ट्रेजरी का ये अच्छा रोल रहा कि मुझे प्रीवियस ईयर के लिए भटकना नहीं पड़ा कहीं टेलीग्राम पे या कहीं और यूट्यूब पे या कहीं भी। तो ये सबसे बड़ा मुझे हेल्प रहा एग्जाम ट्रेजरी का। हम्म। और टेस्ट सीरीज भी आपने सॉल्व किया था?
यस सर, टेस्ट सीरीज मैंने सोल्व किया। उसने भी थोड़ा डिमोटिवेट करने की कोशिश की मुझे, मतलब एग्जाम ट्रेजरी का थोड़ा लेवल काफी मतलब अच्छा था, अच्छे लेवल का मतलब वो था। जो मॉक टेस्ट था आपका, टेस्ट सीरीज था काफी अच्छे लेवल का था, तो थोड़ा उधर भी लगा था कि भाई हाँ टफ है, ये देखते हैं क्या है क्या नहीं। बट वही है, मॉक टेस्ट को हम, टेस्ट सीरीज को ऐसे लें कि हाँ ये हमारे प्रिपरेशन का पार्ट है। तो वो इजी रहता है कि हमें देखना चाहिए कि मतलब सोल्व करने के बाद क्या एनालिसिस हमारा बनता है, क्या क्वेश्चन थे जो हमसे नहीं हुए, क्या वो सही में रेलेवेंट थे कि नहीं, या फिर उस क्वेश्चन से फिर हम क्या निकाल पाते, क्या सीखते हैं उस क्वेश्चन से कि कौन सा टॉपिक में कमजोर है। तो उस तरीके से टेस्ट सीरीज ने काफी हेल्प किया मेरा एग्जाम ट्रेजरी का, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा। अब ना एक और फिर थोड़ा सा स्लाइड हटके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपने पहले मन बना लिया था कि जेएनयू जाना है और आपको पता है कि जेएनयू में सिर्फ पार्ट बी के मार्क्स पे ही एडमिशन मिलता है। अब एग्जाम में जब आप पहुंचे, एग्जाम देने के बाद क्या आपको लगा कि पार्ट ए का भी प्रिपरेशन करना चाहिए था, और पार्ट ए का प्रिपरेशन किए होते तो शायद अगर जेएनयू नहीं तो डीयू या एचसीयू तो मिल ही जाता। यस सर, माइंड में एक बार आया, मतलब जिस लेवल का पेपर, जिस तरह का पेपर, लेवल में क्या ही बोलूं, जिस टाइप का पेपर इस बार आया सीयूटी का, उससे लगा, और आई गेस मेरे साथ सभी रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने मेरे साथ में पेपर दिया, और खास करके जिन्होंने पेपर ए पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया और पेपर बी पे ही ध्यान दिया। तो एक बार तो सर लगा था कि भाई क्या होगा फिर। तो ऐसा थिंकिंग आया था माइंड के अंदर कि पार्ट ए भी की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। हाँ बट ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पार्ट ए के, बट वो रैंडमली, ऐसे ही मतलब रैंडमली मैंने सॉल्व किए थे। बट हाँ एक बार लगा जरूर था। हम्म। तो क्या आप ये बोलिएगा आने वाले टाइम में जितने भी ऐसे कैंडिडेट है, स्टूडेंट हैं, देखिए टारगेट तो जेएनयू रखना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेएनयू के बाद जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो भी हाथ से निकल जाए। तो पार्ट ए पे भी थोड़ा सा जो है आपके पास समय रहे तो उसको भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ऑब्वियसली सर करना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि पार्ट ए पे ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप एक वीक में पार्ट बी की तैयारी करते हैं तो उसमें 2 डेज में मतलब एक एक घंटा बस बहुत है आई गेस। हर वीक आप 2 घंटे भी दे दो ना पार्ट ए को तो शायद वो बहुत रहेगा। एक्चुअली मैंने कुछ सोर्स मंगाए तो थे ऑनलाइन, मतलब कि पार्ट ए करूँ, बट वो साइड में ही रह गए थे। बस ऐसा माइंड में था कि बस पार्ट बी को अच्छे से कर लेते हैं, एक बार मेंटलिटी बन गई थी। बट जिस टाइप से पेपर अब आ रहा है आई गेस पार्ट ए पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को, बिकॉज आफ्टर गिविंग एग्जाम मुझे भी लगा कि यार जेन्यून नहीं होगा तो डी में भी नहीं होगा। तो ऐसा मेंटलिटी एक बार आ गया था, तो डिप्रेशन टाइप वो फील आया था। बट हाँ आंसर की के टाइम भी, जब आंसर की लीजिए तब भी डर लगा क्योंकि जेन्यून कट ऑफ काफी हाई रहता है। इस बार बेशक थोड़ा कम गया, पेपर के टाइप जैसा था। तो हाँ पार्ट ए पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 3 सजेशंस जो आप देना चाहेंगे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 3 की पॉइंट्स क्या रहेंगे? सर तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच अगर हम देखें तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी जितनी रखो, चाहे आप अगर आपका आज प्रीवियस ईयर सोल्व करने का मन नहीं है तो रिवीजन कर लो। और ज्यादातर हमें रिवीजन बोरिंग लगता है तो रिवीजन नहीं करना तो कम से कम प्रीवियस ईयर सोल्व कर लो, या आप चाहो तो वीडियोस देख लो ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह का यूज करके कुछ पढ़ लो, मतलब कुछ ना कुछ करो। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सेकेंड थिंग है प्रीवियस ईयर, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुझे लगा प्रीवियस ईयर, बिकॉज सीयूटी पीजी का पेपर इतना डायनेमिक हो चुका है ना, मतलब कि वो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, मतलब देखा जाए तो कि मतलब पैटर्न बदलते जा रहे हैं। मतलब जैसे हम देखते हैं पिछले ईयर के पास्ट ईयर के पेपर को देखें तो पैटर्न जिस हिसाब से बदल रहा है, तो आई गेस आपका जो मेंटल एबिलिटी है ना, एक एग्जाम में बैठकर उसको सोल्व करने का जो आपका जो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, कैसे आप उसको देखकर कंप्यूटर स्क्रीन पे सोल्व कर रहे हो, आपका माइंड ऐसे वर्क कर रहा है, तो उस चीज के लिए आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुझे लगा है कि अपार्ट फ्रॉम कवरिंग द सिलेबस और रिवाइजिंग थिंग्स और क्लियरिंग द कंसेप्ट्स, तो जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर सोल्व करो और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, रिविजन करो बार बार। और तीसरा पॉइंट मैं अगर बताऊं तो ऑब्वियसली रिवीजन है एक, तो तीसरा पॉइंट रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन भी पूरा अच्छे से आई गेस सबको करना चाहिए और जितना हो एक सके। चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते वो है नोट्स मेकिंग, तो क्या आप नोट्स हाँ मेकिंग करना ऑब्वियसली, चाहिए? हाँ नोट्स मेकिंग वो तो पॉइंट है ही सर। मैंने शुरू में बोला कि नोट्स तो बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने रजिस्टर भर दिया था पूरा मोटा एक। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बनाना चाहिए।
चलिए हिमांशु जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में बच्चे जो है आपकी बात मानेंगे। सो जेएनयू आप पहले भी विजिट किए हैं ना? नहीं सर, मैंने बिफोर गेटिंग एडमिशन मैंने कभी विजिट नहीं किया। मैंने अपने मन में, हाँ, मन में ये बना लिया था कि भाई जेएनयू जाना है तो एडमिशन होने के बाद जाना है। अच्छा, तो जबकि कैसा? मेरे सीनियर्स, यस सर, जबकि मेरे हिंदू कॉलेज के सीनियर्स वहाँ पर है, वो बोलते थे कि आ जाओ, मिल लेते हैं, बट मैंने उन्हें कह दिया था भैया अब तो आऊंगा आपसे, मिलूंगा तो एडमिशन होने के बाद ही मिलूंगा। तो कैसा लगा जेएनयू? जेएनयू बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा और काफी पीसफुल लगा। जैसा हम सुनते हैं कि जेएनयू ऐसा है, जेएनयू वैसा है, काफी मतलब उसके स्टेरियोटाइप बने हुए हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। जेएनयू काफी खूबसूरत जगह, काफी पीसफुल जगह है और एनवायरनमेंट देखे तो बहुत अच्छा है वहाँ का। और मैं बल्कि शाम तक रुका था आफ्टर एडमिशन वेरिफिकेशन के टाइम। तो काफी अच्छा लगा। हम पीएसआर रॉक्स भी हमने विजिट किया और काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। और एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परेशानी एडमिशन प्रोसेस में सर इतना नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा डिले पे चला, बट ठीक है, चलता है हम्म। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। बट हाँ, परेशानी उतना नहीं हुआ। हेल्पफुल काफी थे, काफी लोग वहाँ पर, और हमें हेल्प लेना भी चाहिए। सबका हेल्प लेना चाहिए जो भी हमें मिलता है वहाँ पे सीनियर, और उनकी हेल्प से ही काम मतलब जल्दी हो जाता है। तो मैंने हेल्प ली थी काफी सीनियर्स की, उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया और मेरा काम भी सेम डे ही मेरा मतलब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। बल्कि जो मेरे सीनियर्स वो कहते तुम्हें 2 दिन तो लग जाएगा भाई। तो ये मैं मान के चल रहा था कि 2 दिन नहीं लगाना, हो जाए तो फर्स्ट डे में सेम डे ही हो जाए। तो सेम डे मेरा काम हो गया था, एग्जैक्टली 5:30 PM तक हो गया था काम पूरा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अब आपके आने वाले टाइम में जेएनयू की जर्नी भी काफी अच्छी रहेगी। थैंक यू तो सर। हिमांशु जी, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू और सर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू सर आल्सो। थैंक यू सो मच।